दोस्तों, आज हम गोता लगाने जा रहे हैं द कंज्यूरिंग द लास्ट राइट्स की दुनिया में, जो कंज्यूरिंग फ्रेंचाइजी की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। ये मूवी न केवल एक हॉरर मास्टरपीस है, बल्कि एड और लोरेन वॉरेन की पैरानॉर्मल जांच की भावनात्मक और आध्यात्मिक यात्रा का समापन भी है। हाल ही में मैंने चीफ ऑफ वॉर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन दिया था, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर देख सकते हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये डरावना और भावनात्मक सफर शुरू होने वाला है। कहानी की शुरुआत 20 अप्रैल 1964 से होती है, जब एड, पैट्रिक विल्सन और लोरेन वॉरेन फेरा फार्मिगा अपनी पैरानॉर्मल जांच की शुरुआती दिनों में है। मूवी का पहला सीन हमें एक पुरानी धूल भरी एंटीक शॉप में ले जाता है, जहां माहौल अपने आप में रहस्यमयी और भयावह है। मंद रोशनी, पुरातन वस्तुओं की गंध और एक अजीब सन्नाटा, ये सब कंज्यूरिंग फ्रेंचाइजी की विशिष्ट डरावनी शैली को स्थापित करता है। फॉरेंस को विक्टोरिया नाम की एक युवती बुलाती है, जो अपनी एंटीक शॉप में होने वाली अजीब घटनाओं से परेशान है। वो बताती है कि उसके पिता को स्टोर रूम में रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। एक दिन अचानक उन्होंने स्टोर रूम में ही खुद को लटकाकर आत्महत्या कर ली। विक्टोरिया को पहले पैरानॉर्मल चीजों पर यकीन नहीं था, लेकिन अब उसे भी वही आवाजें सुनाई दे रही हैं। उसका डर और अनिश्चितता साफ झलकता है, और ये फॉरेंस के लिए एक नया लेकिन खतरनाक केस बनता है। लोरेन, जो एक मीडियम है और आत्माओं से संपर्क कर सकती है, स्टोर रूम में जाती है। वहाँ उसे एक प्राचीन भयावह शीशा दिखता है। ये शीशा साधारण नहीं है। इसकी सतह पर 4 छोटे छोटे बच्चों जैसे प्राणियों की मूर्तियां बनी हैं, जो अपने आप में डरावनी और असामान्य है। शीशे का डिजाइन इतना भयावह है कि ये देखते ही बुरा एहसास देता है। इस समय लोरेन गर्भवती है, और शीशे को छूते ही उसे एक तीव्र दृष्टि मिलती है। उसे एक डरी हुई आत्मा का एहसास होता है, जो मदद मांग रही है, लेकिन साथ ही एक शक्तिशाली दुष्ट शक्ति का भी एहसास होता है, जो शीशे से जुड़ी है। अचानक शीशे पर एक दरार बन जाती है, और लोरेन को अपने अजन्मे बच्चे और भविष्य के भयावह दृश्य दिखते हैं। ये दृश्य इतने तीव्र हैं कि उसे लगता है जैसे इस दुष्ट शक्ति ने उसके बच्चे को मार्क कर दिया है। तभी लोरेन को तेज दर्द शुरू होता है। बाहर भारी बारिश हो रही है और माहौल और डरावना हो जाता है। एड उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में स्थिति और भयावह हो जाती है। लोरेन की बच्ची मृत पैदा होती है, और डॉक्टर भी हैरान परेशान है, क्योंकि लाइट चली जाती है और माहौल रहस्यमयी हो जाता है। लोरेन भगवान से प्रार्थना करती है, और 1 मिनट बाद चमत्कारिक रूप से बच्ची जीवित हो जाती है। इस बच्ची का नाम जूडी रखा जाता है। लोरेन, जो सेंट लूसी की वंशज है, इसे ईश्वर की कृपा मानती है, लेकिन उसे शक है कि शायद कोई और शक्ति इसमें शामिल थी। ये घटना फॉरेंस को झकझोर देती है, और वे इस केस से दूरी बना लेते हैं। लोरेन का मातृत्व और जूडी के लिए उसका डर इस मूवी का भावनात्मक आधार बनता है। वे नहीं चाहते कि उनकी बेटी इस दुष्ट शक्ति के संपर्क में आए। विश्लेषण: ये शुरुआती सीन मूवी का टोन सेट करता है और शीशे को कहानी का केंद्रीय खलनायक बनाता है। लोरेन का एक होना और जूडी का मार्क होना एक गहरी भावनात्मक परत जोड़ता है, जो दर्शकों को फॉरेंस के निजी जीवन से जोड़ता है। शीशा, जो बाद में कहानी का केंद्र बनता है, एक श्रापित वस्तु के रूप में पेश किया जाता है, जो कंज्यूरिंग फ्रेंचाइजी की अन्य वस्तुओं जैसे एनाबेल को याद दिलाता है। लोरेन और जूडी की आध्यात्मिक शक्ति को रेखांकित करता है, जो बाद में महत्वपूर्ण साबित होता है। कहानी में एक समय छलांग लगती है, और हम जूडी के बचपन के दृश्य देखते हैं। जूडी अपनी मां लोरेन की तरह एक मीडियम है। उसे बचपन से ही आत्माएं, भूत प्रेत और अतीत के दृश्य दिखाई देते हैं। ये अनुभव उसे डराते हैं, और वो अपनी माँ के पास भागती है। लोरेन उसे एक अनोखा मंत्र सिखाती है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो। ये मंत्र जूडी को ये विश्वास दिलाता है कि डरावनी चीजें असली नहीं है, और इससे वो शांत हो जाती है। ये मंत्र जूडी की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, और वो इसे बड़ी होने का इस्तेमाल करती है। इस बीच फॉरेंस अपनी पैरानॉर्मल जांच जारी रखते हैं। उन्होंने 1000 से ज्यादा केस सुलझाए, जिनमें एनाबेल और अन्य खतरनाक दुष्ट शक्तियां शामिल हैं। लेकिन वे हमेशा जूडी को अपने खतरनाक काम से दूर रखते हैं। लोरेन जानती है कि जूडी की शक्तियां उसे दुष्ट शक्तियों का निशाना बना सकती हैं। ये दृश्य
फॉरेस्ट के निजी जीवन और उनके बलिदान को दिखाते हैं। वे एक तरफ दुनिया को दुष्ट शक्तियों से बचाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपनी बेटी को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। ये दृश्य कंजूरिंग 1 और 2 की उन पलों की याद दिलाते हैं जहां वॉरेन्स का पारिवारिक जीवन और उनकी पैरानॉर्मल दुनिया के बीच संतुलन दिखाया गया था। जूडी का किरदार इस मूवी में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है और उसका बचपन हमें उसके डर और शक्तियों से परिचित कराता है। जूडी का किरदार इस मूवी का दिल है। उसकी शक्तियां और अक्कड़ बक्कड़ मंत्र कहानी में एक प्रतीकात्मक तत्व जोड़ता है। ये मंत्र न केवल जूडी के डर को काबू करने का तरीका है, बल्कि बाद में ये भी दर्शाता है कि डर से भागना हमेशा समाधान नहीं है। फॉरेंस का जूडी को बचाने का प्रयास इस मूवी को केवल हॉरर से आगे ले जाता है और परिवार के प्रेम और बलिदान की थीम को मजबूत करता है। कहानी 1986 में वेस्ट पिट्सटन, पेंसिल्वेनिया में पहुंचती है। स्मॉल परिवार, जो एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार है, एक नया 2 मंजिला घर खरीदता है। इस परिवार में 9 सदस्य हैं। दादा दादी जॉन और मैरी, बेटा बहू जैक और जेनेट, उनकी 4 बेटियां डॉन, हेदर और जुड़वा बहनें शैरन और गैरन और उनका कुत्ता साइमन। घर का सेटअप और माहौल कंजूरिंग 1 और 2 के घरों की याद दिलाता है, जो फ्रेंचाइजी के प्रशंसकों के लिए एक नॉस्टैल्जिक टच है। परिवार खुशी खुशी नए घर में बस रहा है, लेकिन जल्द ही उनकी जिंदगी उलट-पुलट हो जाती है। हेदर के जन्मदिन पर दादाजी जॉन उसे एक एंटीक शीशा उपहार में देते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये वही शीशा है जिसे 1964 में वॉरेन्स ने देखा था। शीशे पर वही दरार मौजूद है और ये बहुत सस्ते में मिला क्योंकि पिछला मालिक इससे छुटकारा पाना चाहते थे। जॉन बताते हैं कि बेचने वाले इसे अपनी गाड़ी में नहीं ले जा पाए, जिससे ये साफ होता है कि शीशा अपने आप में एक दुष्ट शक्ति का वाहक है। जन्मदिन की पार्टी में अचानक मोमबत्तियां रहस्यमय तरीके से बुझ जाती हैं और छत का एक हिस्सा टूटकर हेदर पर गिरता है, जिससे वो घायल हो जाती है। ये दुष्ट शक्ति का पहला हमला है जो बिना देरी के अपने मौजूदगी दिखाती है। ये सीन कंजूरिंग फ्रेंचाइजी की अन्य मूवी से अलग है क्योंकि यहाँ हॉन्टिंग धीरे धीरे शुरू होने के बजाय तुरंत तीव्र हो जाती है। मूवी में एक चेतावनी दी जाती है कि ये वॉरेन्स का अब तक का सबसे खतरनाक केस है जिसने उनका करियर तक खतरे में डाल दिया था। हॉन्टिंग की शुरुआत स्मॉल परिवार में हादसे पड़ने लगते हैं। ट्विन बहनों की गुड़िया सूजी हवा में तैरने लगती है और इसके पीछे एक बूढ़ी औरत की आत्मा दिखती है। जेनेट को बेसमेंट में किसी की उपस्थिति महसूस होती है और फोन की तार कोई खींच लेता है। हेदर को शीशा पसंद नहीं और वो अपनी बहन डॉन के साथ इसे कचरे में फेंक देती है, लेकिन अगली सुबह जब कचरा ट्रक शीशा ले जाता है तो ये टुकड़ों में टूट जाता है और डॉन को खून की उल्टियां होने लगती हैं, जिसमें शीशे के टुकड़े निकलते हैं। ये दृश्य दर्शाता है ये दुष्ट शक्ति कितनी खतरनाक है और इसे नष्ट करना आसान नहीं। स्मॉल परिवार अब पक्के तौर पर मान लेता है कि उनके घर में कोई दुष्ट शक्ति है। स्मॉल परिवार का परिचय और शीशे की वापसी कहानी में तनाव को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। शीशा इस मूवी का मुख्य खलनायक है जो हर जगह तबाही मचाता है। स्मॉल परिवार का सामान्य जीवन और अचानक होने वाले हादसे कंजूरिंग फ्रेंचाइजी की विशिष्ट शैली को बनाए रखते हैं, लेकिन इस बार हादसे तेजी से होते हैं जो इसे पहले से अलग बनाता है। सूजी गुड़िया और बूढ़ी औरत की आत्मा जैसे तत्व एनाबेल और कंजूरिंग 2 के दृश्यों की याद दिलाते हैं, जो फ्रेंचाइजी के प्रशंसकों के लिए एक ट्रीट है। इस बीच वॉरेन्स अपनी जिंदगी जी रहे हैं। एड को पहले हार्ट अटैक आ चुका है और डॉक्टर ने चेतावनी दी है कि वो एक और अटैक सहन नहीं कर पाएंगे। इस वजह से उन्होंने पैरानॉर्मल केस लेना बंद कर दिया है। वे अब लेक्चर्स देते हैं जिनमें वे एनाबेल जैसे केसेस की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन समाज बदल रहा है और नई पीढ़ी, खासकर युवा, उनकी बातों का मजाक उड़ाते हैं। एक लेक्चर में कुछ बच्चे, जिनमें जूडी भी शामिल है, वॉरेन्स का मजाक बनाते हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। जूडी अब युवा हो चुकी है और अपने बॉयफ्रेंड टोनी से डेटिंग कर रही है। टोनी पहले पुलिस में था, लेकिन एक खतरनाक घटना के बाद उसने नौकरी छोड़ दी। उस घटना में एक हिंसक व्यक्ति ने टोनी पर बंदूक तान दी, लेकिन किस्मत से वो बच गया।
इस अनुभव ने उसे जिंदगी की कीमत समझाई और उसी दिन उसने जूडी के लिए एक रिंग खरीद ली। टोनी जूडी से शादी करना चाहता है और वो अपनी रिंग लोरेन को दिखाता है, जो खुश हो जाती है। लेकिन एड, जो अपनी बेटी को लेकर बहुत सुरक्षात्मक है, टोनी को लेकर संशय में है। और फादर गॉर्डन एड के पर एक पार्टी होती है जिसमें फादर गॉर्डन, जो वॉरेंस के करीबी दोस्त और चर्च के सहयोगी हैं, शामिल होते हैं। जूडी टोनी को फादर गॉर्डन से मिलवाती है और टोनी का अतीत सामने आता है। पार्टी में टोनी घबराया हुआ लगता है, खासकर जब एड उसे अपना पैरानॉर्मल म्यूजियम दिखाता है जहां एनाबेल जैसी खतरनाक वस्तुएं रखी हैं। जूडी को अकेले में एक रॉकिंग चेयर हिलती दिखती है जिस पर एनाबेल गुड़िया बैठी है। वो अक्कड़ बक्कड़ मंत्र से खुद को शांत करती है, लेकिन ये सीन दर्शाता है कि दुष्ट शक्तियां अभी भी जूडी के आसपास हैं। फादर गॉर्डन वॉरेंस को स्मॉल परिवार के हादसों के बारे में बताते हैं जो महीनों से हॉन्टिंग झेल रहे हैं। स्मॉल परिवार ने पहले एक स्थानीय प्रीस्ट से मदद मांगी थी, जिसने फादर गॉर्डन को बताया। अब फादर गॉर्डन वॉरेंस से मदद मांगते हैं। एड तैयार हो जाता है, लेकिन लोरेन साफ मना कर देती है क्योंकि वो जूडी को खतरे में नहीं डालना चाहती। निराश होकर फादर गॉर्डन चले जाते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि वॉरेंस इस बारे में जरूर सोचे। ये हिस्सा वॉरेंस के निजी जीवन और उनकी सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। एड का स्वास्थ्य, जूडी की शादी और समाज का बदलता नजरिया कहानी में मानवीय तत्व जोड़ता है। टोनी का किरदार एक बाहरी व्यक्ति के रूप में पेश किया जाता है जो वॉरेंस की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है। फादर गॉर्डन का आना कहानी को स्मॉल परिवार के केस से जोड़ता है और लोरेन का मना करना उनके डर और जूडी के प्रति उनकी चिंता को रेखांकित करता है। हॉन्टिंग की तीव्रता, स्मॉल परिवार में हादसे अब असहनीय हो गए हैं। जैक को रात में एक दुष्ट शक्ति हवा में उठाकर उसका गला घोटने की कोशिश करती है, जो कंजूरिंग बन के बैथशेबा सीन की याद दिलाता है। हेदर अपने जन्मदिन की वीडियो टेप देख रही होती है और उसे एक लंबे बालों वाले आदमी की आत्मा दिखती है जो कुल्हाड़ी लेकर उस पर हमला करता है। ये आत्मा वही है जिसने पहले मोमबत्तियां बुझाई थीं। जेनेट जैक को बचाती है, लेकिन परिवार डर के साए में जी रहा है। डॉन, जो पहले शीशे के टुकड़ों वाली उल्टी से डर चुकी थी, अपने पिता पर चिल्लाती है कि वे कहीं और क्यों नहीं जा सकते, लेकिन परिवार के पास पैसे नहीं हैं और दुष्ट शक्ति उन्हें जाने नहीं दे रही। सबसे अच्छी बात यह है कि ये शक्ति उन्हें केवल डरा रही है, मार नहीं रही। जेनेट और जैक मदद के लिए मीडिया में जाते हैं और ये खबर आग की तरह फैलती है। लोग इसे एक सनसनीखेज कहानी मानते हैं, लेकिन स्मॉल परिवार के लिए ये रोज का दुष्स्वप्न है। फादर गॉर्डन चर्च को बिना बताए स्मॉल परिवार की मदद के लिए उनके घर जाते हैं। वो बेसमेंट में पवित्र जल छिड़कते हैं जो तुरंत वाष्पित हो जाता है। ये पक्का करता है कि वहाँ दुष्ट शक्ति है। वो बिशप मैकेना से मदद मांगने जाते हैं, लेकिन वहाँ एक भयावह घटना होती है। उनकी नाक से खून बहने लगता है और एक तार खुद ब खुद उन्हें लटकाकर उनकी जान ले लेता है। ये दृश्य एक्सॉर्सिस्ट मूवी की शैली में फिल्माया गया है, जो हॉरर प्रशंसकों के लिए एक शानदार रेफरेंस है। जब वॉरेंस को फादर गॉर्डन की मृत्यु की खबर मिलती है, वे सदमे में आ जाते हैं। जूडी फादर गॉर्डन की कब्र छूने पर कुछ दृश्य देखती है जो स्मॉल परिवार से जुड़े हैं। लोरेन को भी एक दृष्टि में खून से भरा सिंक और जूडी का खतरे में होना दिखता है। जूडी स्मॉल परिवार की मदद के लिए पेंसिल्वेनिया जाती है और वॉरेंस उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जूडी उन्हें समझाती है कि ये उनका कर्तव्य है। वो कहती है कि फादर गॉर्डन की मृत्यु का रहस्य स्मॉल परिवार के घर में छुपा है और उनकी आत्मा को शांति देने के लिए ये केस लेना जरूरी है। आखिरकार वॉरेंस इस केस को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। फादर गॉर्डन की मृत्यु कहानी में एक टर्निंग पॉइंट है जो दुष्ट शक्ति की ताकत को दर्शाता है। जूडी का इस केस में शामिल होना और वॉरेंस का इसे स्वीकार करना उनके बलिदान और जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। ये सीन ये भी स्थापित करता है कि दुष्ट शक्ति का असली निशाना जूडी है और स्मॉल परिवार केवल एक चारा था। वॉरेंस स्मॉल परिवार से मिलते हैं और जांच शुरू करते हैं। एड अपने रिकॉर्डर सेट करता है और परिवार शुरुआत से सब कुछ बताता है। लोरेन को घर में कुछ तस्वीरें और खिलौनों से दृष्टियां मिलती हैं। वो समझती है कि घर में 3 आत्माएं हैं, एक महिला, उसकी माँ और उसका पति। इस घर में पहले एक खेत था जहाँ पति ने अपनी पत्नी के अफेयर का पता चलने पर माँ बेटी को कुल्हाड़ी से मार दिया और फिर खुद आत्महत्या कर ली। ये वही लंबे बालों वाला आदमी है जिसने हैदर पर हमला किया था। दुष्ट शक्ति का असली रूप
लेकिन लोरेन को पता चलता है कि ये आत्माएं असली खतरा नहीं है। वे एक बड़ी दुष्ट शक्ति की कठपुतलियां हैं जो शीशे से जुड़ी है। ये शक्ति जूडी और वॉरेंस को यहाँ खींचना चाहती थी। लोरेन को ये समझ नहीं आता कि ये शक्ति किसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि कंजूरिंग के पिछले केसेस में दुष्ट शक्तियां जल्दी पोसेशन कर लेती थी। जूडी को एटिक में वही शीशा दिखता है जिसे कचरे में फेंका गया था। वो गलती से इसे छू लेती है और दुष्ट शक्ति उसे प्रभावित करती है। उसे एनाबेल जैसी चीजें डराने लगती है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। ये दृश्य दर्शाता है कि दुष्ट शक्ति जूडी को 1964 में ही मार्क कर चुकी थी। दीवार पर मिस मी लिखा होता है जो एनाबेल की शैली की याद दिलाता है। यह हिस्सा मूवी का सबसे डरावना हिस्सा है, जहां हॉरर अपने चरम पर पहुंचता है। शीशे का बार बार लौटना और जूडी का पोजीशन दर्शाता है कि दुष्ट शक्ति का असली निशाना जूडी थी। ये भी समझ आता है कि स्मॉल परिवार को केवल इसलिए हॉन्ट किया गया ताकि वॉरेंस और जूडी यहाँ आए। शीशा और एनाबेल जैसे तत्व फ्रेंचाइजी के प्रशंसकों के लिए एक मजबूत कनेक्शन बनाते हैं। वॉरेंस फैसला करते हैं कि शीशे को उनके म्यूजियम में ले जाना होगा, जहां इसे पवित्र करके सुरक्षित रखा जा सकता है। एड, जैक और टोनी शीशे को ले जाते हैं, लेकिन ये भारी हो जाता है। जैक गलती से शीशे में देख लेता है और उसे दुष्ट शक्ति का एहसास होता है। जूडी की तबीयत बिगड़ती है और वो पोजेशन में आ जाती है। दुष्ट शक्ति कहती है कि वो जूडी को ले जाएगी। जूडी लॉरेन को बेसमेंट में धक्का देती है और एड को हार्ट अटैक का दौरा पड़ता है। टोनी बेसमेंट के रास्ते लॉरेन को बचाता है, जहां लंबे बालों वाले आदमी की आत्मा उसे मारने की कोशिश करती है। एड किसी तरह दवा खाकर ठीक होता है। वॉरेंस स्मॉल परिवार को बाहर भेज देते हैं क्योंकि दुष्ट शक्ति का असली निशाना जूडी है। वॉरेंस और टोनी जूडी को बचाने के लिए एटिक में जाते हैं, जहां वो खुद को लटकाने की कोशिश करती है। एड एग्जॉर्सिज्म शुरू करता है, लेकिन दुष्ट शक्ति मिरर को हवा में उठा देती है और टोनी को दबाने की कोशिश करती है। लॉरेन और जूडी हिम्मत जुटाकर अक्कड़ बक्कड़ छोड़ शीशे को छूती हैं और दुष्ट शक्ति को हराती हैं। शीशा म्यूजियम में रख दिया जाता है। 3 साल बाद स्मॉल परिवार उसी घर में रहता है। एड टोनी को दामाद के रूप में स्वीकार करता है और म्यूजियम की चाबी सौंपता है। जूडी और टोनी की शादी में कंजूरिंग 1 से 3 के किरदार और असली जूडी, टोनी और जेम्स वान दिखते हैं। लॉरेन एड को बताती है कि उसने उनका भविष्य देखा, जहां वे नाना नानी बन चुके हैं, किताब लिख रहे हैं और खुशहाल हैं। मूवी वॉरेंस के केसेस की क्लिप्स के साथ खत्म होती है। कुछ लोग कहते हैं कि पोस्ट क्रेडिट सीन में शीशे की झलक थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। जूडी और लॉरेन का दुष्ट शक्ति से सामना करना उनके साहस और आत्मविश्वास को दर्शाता है। शादी का दृश्य और वॉरेंस का भविष्य फ्रेंचाइजी को एक सुंदर विदाई देता है। द कंजूरिंग द लास्ट राइट्स एक डरावनी और भावनात्मक यात्रा है जो वॉरेंस की कहानी को पूर्णता देती है, लेकिन फाइनल पार्ट के हिसाब से ये उतनी प्रभावशाली नहीं है। कहानी का पहला हिस्सा बैक स्टोरी में ज्यादा समय लेता है, जिससे असली हॉरर देर से शुरू होता है। कई सीन प्रेडिक्टेबल हैं और ट्रेलर से ही कहानी का अंदाजा हो जाता है। फिर भी जूडी का किरदार, शीशे का रहस्य और वॉरेंस का बलिदान कहानी को गहराई दे